राख तेरे ढेरों में सोना है ना जिंदारी हुई। जैसे घुटन वाली आवाज, दबी मतलब घुटन, आवाज का टेक्सचर ही घुटन वाला है। और उसमें फिर ये शब्द शब्द को पकड़कर कलाकार किस तरीके से अपनी आवाज का टेक्सचर बदलकर और लय ताल को पकड़कर उन शब्दों को, बेटा खड़ा हो जा, बैठ जा, कान पकड़ ले, धूप में भाग, ये मुर्गा बन जा, दौड़ लगा, चुप हो जा, कान पकड़ के बैठ जा, उठक बैठक लगा, उठाना पटकना बिठाना हंसाना रुलाना, शब्दों का कैसा यहाँ जादू चल। जिसके तस्वीर बैठी हो, मैं वो दिलदार नहीं उसकी। कैफी आजमी साहब का ये लिखा हुआ गीत, मोहम्मद रफ़ी साहब का गाया हुआ, और संगीत खयाम है शायद। राख तेरे ढेरों में सोना है ना जिंदारी है, जाने जाने रहती है ये आँखें मुझ में, राख तेरे ढेरों में सोना है ना जिंदारी। यस, क्या जिसे कहते कि दबी हुई, जैसे घुटन वाली आवाज, दबी मतलब घुटन, आवाज का टेक्सचर ही घुटन वाला है। और उसमें फिर ये शब्द को पकड़कर कलाकार किस तरीके से अपनी आवाज का टेक्सचर बदलकर और लय ताल को पकड़कर उन शब्दों को, बेटा खड़ा हो जा, बैठ जा, कान पकड़ ले, धूप में भाग, ये मुर्गा बन जा, दौड़ लगा, चुप हो जा, कान पकड़ के बैठ जा, उठक बैठक लगा, उठाना पटकना बिठाना हंसाना रुलाना, शब्दों का कैसा यहाँ जादू चल रहा है, क्रिएटिंग ए पिक्चर जो उस समय को सूट भी कर रही थी। आज की तारीख में मैं नहीं सोचती हूँ कि ऐसा कोई गीत चल भी पाए, सोच भी पाएगा। तो धर्मेंद्र वो व्यक्तित्व थे जो जिनके पास लक्ष्मी खड़ी होकर अपना आपको अपने सर्वांगीण विकास के साथ देखती है। वो अदरवाइज देवता मतलब ऐसी स्थिति से बहुत घबराते हैं जहाँ पर उन्हें मतलब एनी हाउ बेयरली दे आर सर्वाइविंग। जैसे बिना मौसम के कोई पौधा उगता है तो वो कितना वो सर्वाइव करता है, वो दिखता है कि वाह क्या फूल खिला है, देखो चट्टान में भी पेड़ है। और कभी कभी हम देखते हैं दीवारों से भी दरारों में पेड़ कोई ना कोई प्लांट निकल जाता है और उसमें देवता भी उस स्थिति से घबराते हैं। तो धर्मेंद्र वॉज नॉट दैट पर्सनैलिटी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास में लक्ष्मी अपने सर्वांगीण विकास के साथ होती है और सरस्वती बड़ी देखती है कि अच्छा, मतलब वो भी खुश होती है, मेरे कहने का मतलब है वो भी बड़ी प्रसन्नता से निहारती है इस दृश्य को। क्योंकि आफ्टर ऑल उनके होने का कारण तो वही है ना कि जीवन का चहुँ और विकास हो। सरस्वती का अर्थ क्या है? चहुँ और विकास हो, यही है उनका मुख्य उद्देश्य। तो ये मतलब उस समय विशेष को का प्रतिनिधित्व बनकर ये गीत सामने आया कि जहाँ मतलब 47 के बाद से लेके समवेयर 1805 और 90 तक हम लोग बड़े ही सैड थे, कुछ काम करने का मन नहीं करता था, है ना। वो एक जनरेशन निकली जिसने मतलब कुछ पे करना है ऐसा सोचा भी नहीं। कुछ लोग उसमें इतने ही उदास थे और कुछ लोग निर्वाणे निवृत्त, बड़े अच्छे वाइट कॉलर जॉब और निवृत्त।
वो एक जनरेशन अपने आप में इतिहास में एक अलग ही जनरेशन जन्मी, जिसको अपने समय की चुनौतियों से कोई मतलब नहीं था। वो हरिशंकर परसाई कहते हैं ना कि बोले मेरी नौकरी लग गई, ये आ, बेरोजगारी कम हो गई, मेरे भाई की लग गई, बेरोजगारी खत्म हो गई, बस इतनी ही दुनिया थी उनकी। और उसके बाद में आलोचना, आलोचनात्मक विश्लेषण करते रहो जहां भी बैठो। समाज, रीतियां, कुरीतियां, सामाजिक प्रथाएं, दूसरी प्रथाएं, इस कम्युनिटी में, उस कम्युनिटी में, उस कम्युनिटी में, उस कम्युनिटी में कुछ भी हो, हमारी बला से फिर आखिरकार थक हार कर सरकारों को ऐसे ऐसे कानून लाकर खड़े करने पड़े। तो कुछ नहीं, इनके वो व्हाट्सएप वाले एंकिल हैं वो लोग, उनको वो रवीश कुमार बोलते हैं ना, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, बोले इधर आग लगा दो, इधर आग लगा, जिंदगी भर क्या किया, यही किया। तो अभी भी वो लोग यही करना। तो ये भी एक अलग ही जनरेशन थी। और उस जनरेशन से कुछ पहले, मतलब 35 बॉर्न थे वो, तो 35 बॉर्न होने का मतलब तो 47 से तो बहुत पहले। तो ये मतलब 1940 के बाद तो एक जनरेशन ऐसी आई जिसको ये सिर्फ पता था कि मुझे कहा ऐसे खड़े हो जाओ तो ऐसे खड़े हो जाए, ऐसे की अपना ओरिजिनलिटी, अपनी इंडिविजुअलिटी उनके पास थी ही नहीं। वो उन्नति का मतलब है सरकारी नौकरी कर ले और ऐसे वाइट कॉलर, चपरासी बन जाओ, बाबू बन जाओ, अफसर बन गए तो क्या कहना है, और फिर आलोचना करो, पहाड़ में जाए। ये जितने कानून बने ना, ये इस जनरेशन के कारण बने, इसको पता ही नहीं। मतलब आज उनसे बात भी करो ना तो वो सोचेंगे ये क्या बात कर रहे, मतलब हमें क्यों करना था, तो तुम्हें क्या करना था। ये जनरेशन पहली जनरेशन है जिसके जीने मरने तक का सारा प्रबंध व्यवस्था ने कर दिया था, और इसने व्यवस्था को ऐसा ढेला दिया कि उस व्यवस्था को ही खत्म करना पड़ा। आज की तारीख में अब कहानी नई जनरेशन के लिए अलग ही है।